हेलो दोस्तों, तो आज हम पाइथन के बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आता है टोकन। प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट को टोकन कहते हैं या लेक्सिकल यूनिट कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ टोकन, टोकन्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंक्चुएशंस। अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहला होता है कीवर्ड। तो कीवर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसकी मीनिंग जो होती है वो स्टोर होती है, पहले से ही मीनिंग उसकी स्टोर होती है। जैसे कि आता है फॉल्स, ट्रू, नन, एंड, इन, और। अब इसके बाद आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वो नेम है जिसमें लिटरल्स स्टोर होते हैं, मतलब जैसे एक्सप्रेशन स्टोर हो गया, फंक्शन स्टोर हो गए, a इज़ इक्वल्स टू 2, तो ये a जो है वो आइडेंटिफायर है। अब a इज़ इक्वल्स टू 7, यहाँ पे a आइडेंटिफायर है। अब रूल्स समझते हैं आइडेंटिफायर के। तो सबसे पहला रूल होता है कि नेम जो होते हैं वो नॉन कीवर्ड होने चाहिए और स्पेस नहीं होना चाहिए उन दोनों के बीच में। जैसे कि a, अब जिस फॉर्मेट में a भी लिखा है तो वो गलत है, ठीक है, इस तरह हम नहीं यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर। अब इसके बाद सेकेंड रूल को समझते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं वो लेटर्स, नंबर, अंडरस्कोर से बने होने चाहिए, ठीक है। हम और कोई स्पेशल साइन नहीं यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर से, अगर हम यूज़ करेंगे तो एरर आ जाएगा। अब इसके बाद थर्ड रूल्स को समझते हैं। वेरिएबल नेम जो होते हैं वो नंबर या स्पेशल कैरेक्टर से बिगिन नहीं हो सकते हैं, अंडरस्कोर को छोड़ के, ठीक है। अब इसके बाद हम लिटरल समझते हैं। तो लिटरल्स वो डेटा आइटम्स हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल। अब स्ट्रिंग में जो हेलो वर्ड स्टोर किया है इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा में जो कैरेक्टर्स का सीक्वेंस लिखा जाता है वही स्ट्रिंग लिटरल कहलाता है। अब एग्जांपल में हेलो वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हो गया हेलो स्लैश वर्ड। स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन्स में लिखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि हम इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश यूज़ करके हम मल्टीपल लाइन्स में लिख सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन है कि हम ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम न्यूमेरिक लिटरल्स पढ़ते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स जैसे कि डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म लिखने का तरीका होता है जो इंटीजर से बिगन होता है 1 to 9। इसके बाद है ऑक्टल फॉर्म। अब जो इंटीजर बिगन करे 0 O से वो हो गया ऑक्टल फॉर्म। हेक्साडेसिमल फॉर्म जो 0x से बिगिन करे। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब जिस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट की कैटेगरी में आ जाएगा। और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको ऐड कर दिया जाता है। अब इसके बाद बूलियन लिटरल्स पढ़ेंगे। तो बूलियन लिटरल्स होते हैं दो वैल्यू, ट्रू वैल्यू और फॉल्स। बूलियन ट्रू और बूलियन फॉल्स। ट्रू फॉल्स जैसे कि हम देख के ही समझ सकते हैं, इसकी मीनिंग बिल्कुल सेम होती है जैसा कि हम समझते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है स्पेशल नेचुरल नन। अब जो एब्सेंस ऑफ वैल्यू इंडिकेट करने के लिए हम नन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स वो इंडिविजुअल यूनिट हैं जिससे कंप्यूटेशन होता है या एक्शन होता है वेरिएबल्स मतलब आइडेंटिफायर पर या दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर एक एक्सप्रेशन में। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे कि x² + 4 ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में प्लस और डबल स्टार ऑपरेटर्स हैं। अब जो दो ऑपरेटर्स इस एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं वो वेरिएबल्स पर एक्शन करेंगे। सबसे पहले तो इसका पावर जाएगा x⁻², उसके बाद 4 ऐड हो जाएगा। ऑपरेटर्स भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स लिए हैं, इससे ज़्यादा टाइप्स के होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, और ये परसेंटेज जो है ये रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ होता है। जैसे 5%2। अब 5 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो ये परसेंटेज 1 रिटर्न करेगा। उसके बाद डबल स्टार है, ये पावर्स के लिए यूज़ होता है। जो 2 बार ऑब्लिक लिखा है इसे फ्लोर डिवीज़न कहते हैं। फ्लोर डिवीज़न का ये मतलब होता है जैसे 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, अब रिमाइंडर यहाँ से हट जाएगा। अब फ्लोर डिवीज़न से क्वोशंट केवल रिटर्न करता है। इसके बाद है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं? जैसे a = 10 है तो सबसे पहले कंप्यूटर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, तो 1 0 1 0।
अब इसके बाद लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो 1010.000। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 101,000,000, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 40। अब इसी तरह हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर का भी यूज़ करेंगे। अब राइट शिफ्ट ऑपरेटर अगर हम यूज़ करें, ए 2 बार ग्रेटर का साइन, उसके बाद 2, तो ये हो जाएगा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब ये आंसर देगा 2। अब ये 2 क्यों देगा आंसर? अब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो 10 है ये लूज़ कर देगा बिट्स, ठीक है, और 2 0 पहले आ जाएंगे। अब पहले आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0010 को, तो आएगा 2। तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर का वर्क होता है। अब इसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर इज़ नॉट इज़। अब जैसे इसका कैसे यूज़ करेगा, इज़ नॉट इज़ का। अब जैसे 4 is 5 अगर हम टाइप करेंगे तो आंसर आएगा फॉल्स। अब यहाँ पे फॉल्स किस लिए आया? अब ये कंपेयर किया है 4 5 की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ट्रू प्रिंट कर देगा, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। इसी तरह इज़ नॉट का तो इसमें अपोजिट हो जाएगा इसका। अब इसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और डबल इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद नॉट इक्वल टू। यहाँ पर डबल इक्वल टू टेस्ट करेगा। जैसे हम कर दें a डबल इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू 5 के बराबर है या नहीं है, ये टेस्ट करेगा। अब ये वैल्यू अगर मैच करती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं मैच करती है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसके बाद नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू, इस तरह डिनोट होता है। अब इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। अब a इक्वल्स टू 5 है तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 असाइन कर रहे हैं, और अगर a डबल इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं a की वैल्यू 5 के बराबर है या नहीं है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर इन नॉट इन। अब जैसे कि हम ट्यूपल ले लेते हैं a इन ट्यूपल 1 2 3। अब ये टेस्ट करेगा a की वैल्यू जो है ट्यूपल में है या नहीं है। अगर होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसका अपोजिट होता है नॉट इन ऑपरेटर। अब इसके बाद हम पंक्चुएशंस पे आते हैं। तो पंक्चुएटर वो सिंबल होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जो सेंटेंस को बनाते हैं, एक स्ट्रक्चरल वे में बना देते हैं। जैसे कि पंक्चुएशन, इन्वर्टेड कॉमा और एट द रेट और ब्रैकेट्स जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ऑब्लिक, हैच, इक्वल्स टू। अब इसके बाद हम बेयर बोन्स पाइथन प्रोग्राम के पढ़ते हैं। तो बेयर बोन्स होते हैं बैक बोन्स पाइथन प्रोग्राम के। तो बैक बोन्स होते हैं 5 टाइप्स के: एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कमेंट, फंक्शन, ब्लॉक और सूट। सबसे पहले एक्सप्रेशन जो होते हैं वो वैलिड कम्बिनेशन होते हैं सिंबल्स के, जो वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि a+5 ये एक्सप्रेशन है। अब ये a+5 जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद स्टेटमेंट आता है। तो स्टेटमेंट जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर हमें आउटपुट रिटर्न करता है। और कमेंट पे आते हैं। कमेंट जो होते हैं वो एडिशनल रीडेबल इन्फॉर्मेशन होते हैं। अब ये सोर्स कोड को क्लैरिफाई करते हैं। अगर हमारा कोई सोर्स कोड पढ़ता है तो वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये फंक्शन हमने इसलिए यूज़ किया है, तो उसको कमेंट में डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस जो होते हैं वो नेम कोड फंक्शन होते हैं, और उसका नेम लेके हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन होते हैं 2 टाइप के, एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन के कोड्स जो रहते हैं वो सिस्टम में स्टोर होते हैं। जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन हो जाते हैं, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो यूज़र डिफाइंड करता है। उसके बाद ब्लॉक और सूट। अब ये जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट का ग्रुप होता है जो दूसरे स्टेटमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक और सूट जो रहते हैं वो सेम इंडेंटेशन होता है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट के पार्ट हैं उसके नीचे जब लिखते हैं तो 4 स्पेस के बाद वो स्टेटमेंट हमको लिखना होता है। तो यही इंडेंटेशन है। जैसे डेफ फू, अब ये फंक्शन है।
अब इसके बाद देखिए प्रिंट लिखा है हाय। अब यहाँ पे प्रिंट 4 स्पेस के बाद लिखा है, तो यही इंडेंटेशन है जो 4 स्पेस है। इसके बाद इफ़ ट्रू के बाद देखिए यहाँ पर भी 4 स्पेस के बाद प्रिंट ट्रू लिखा है। इंडेंटेशन समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइपिंग। टाइपिंग 2 टाइप के होते हैं, एक तो डायनेमिक टाइपिंग, दूसरा है स्टैटिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग में जो वैल्यू होती है जो किसी टाइप की है उसको हम दूसरे टाइप में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग में लिखा है 1 2 3, अब यहाँ पे हम अगर इंट लगा दें और स्ट्रिंग लिख दें 1 2 3 तो ये इंटीजर में चेंज हो जाएगा 1 2 3। तो ये डायनेमिक टाइपिंग है। अब स्टैटिक टाइपिंग में डेटा टाइप पहले से अटैच रहता है वेरिएबल के साथ और ये डेटा टाइप फिक्स्ड होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम चेंज करेंगे तो एरर आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम डिफरेंस पूछें स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग में, तो स्टैटिक टाइपिंग में डेटा टाइप हम नहीं चेंज कर सकते हैं वेरिएबल का, और डायनेमिक टाइपिंग में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसका मतलब हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं वेरिएबल का। अब इसके बाद हम पाइथन डेटा ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, इम्यूटेबल टाइप्स, म्यूटेबल टाइप्स। इम्यूटेबल टाइप्स मतलब एड्रेस सेम रहेगा, हम उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल हो गया इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, ट्यूपल। अब म्यूटेबल टाइप समझ लेते हैं। म्यूटेबल टाइप्स इसका मतलब ये है कि हम न्यू वैल्यू सेम एड्रेस पे दे सकते हैं, जो भी वैल्यू हम चाहें, ठीक है, वो म्यूटेबल टाइप्स हो गया। जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी, सेट। अब इसके बाद हम एक्सप्रेशन समझते हैं। एक्सप्रेशन की डेफिनेशन होती है लीगल कम्बिनेशन ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू, जिसका मतलब है वैलिड कम्बिनेशन डिफरेंट वैल्यूज़ का, वेरिएबल्स का और ऑपरेटर्स का। अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन समझते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में प्लस आता है, माइनस आता है, डिवाइड आता है, फ्लोर डिवीज़न आता है और रिमाइंडर आता है। अब इसके बाद हम रिलेशनल एक्सप्रेशन देखते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन x ग्रेटर देन y, ठीक है। अब y लेस देन और इक्वल टू x। अब इसके बाद लिखा है x नॉट इक्वल टू y। अब इसके बाद x इक्वल्स टू डबल इक्वल टू y। अब ये कंपेयर करेगा x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है या नहीं है। अब देखिए इसके बाद जो एक्सप्रेशन है वो लिखा है x लेस देन y ग्रेटर देन z। इसका मतलब y की वैल्यू रहेगी x से बड़ी और z से छोटी। अब इसके बाद जो है x जो है वो y के इक्वल होगा। ये टेस्ट होगा कि y के इक्वल है या नहीं है, और y जो है वो z के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये टेस्ट होगा। अब इसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन का मेन काम होता है जहाँ पे हम 2 कंडीशन को एक साथ टेस्ट करते हैं और उसके बेसिस पे आउटपुट होता है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला एक्सप्रेशन है a और b। अब a और b अगर कंडीशंस मान ले तो अगर इन दोनों कंडीशंस में कोई एक भी सही है तो ये आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब b एंड c, यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अब a एंड नॉट b, अब यहाँ पे a होना चाहिए, b नहीं होना चाहिए। अब नॉट c और नॉट b दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एंड और देन को, अब ये प्रिंट कर देगा एंड देन। अगर हमको एंड को 2 बार लिखना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एंड प्लस 2 नहीं कर सकते हैं तो एरर आ जाएगा। अगर हम एंड मल्टीप्लाइड बाय देन करेंगे तो भी एरर आ जाएगा। अब इसके बाद हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन समझ लेते हैं। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है? जो कन्वर्जन कंपाइलर करता है वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और जो कन्वर्जन प्रोग्रामर करता है यूज़र डिफाइंड कन्वर्जन होता है, वो होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। उसे हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। अब इसके बाद हम मैथ लाइब्रेरी के कुछ फंक्शन समझ लेते हैं। अब सबसे पहला है फंक्शन सील। अब सील जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर देता है नॉट लेस देन नम, जिसका मतलब है अगर हम 3.45 डालेंगे तो 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इंटीजर ही होना चाहिए तो 4 रिटर्न करेगा। जैसे कि 3.2 भी डालेंगे तो 4 रिटर्न करेगा। अब इसके बाद हम SQRT फंक्शन समझते हैं। तो अगर हम SQRT num डालते हैं तो स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। जैसे कि हम SQRT 4 डालेंगे तो 2 रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके बाद हम exp num डालेंगे तो ये नेचुरल लोगैरिथम e रेज़ टू द पावर num देगा। मतलब अगर हम exp a डालें तो e की पावर a रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम fabs num डालें
तो नम की एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे फैप्स -4 डालें तो 4 रिटर्न करेगा, फैप्स 4 डालें तो 4 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम फ्लोर नम फंक्शन समझते हैं। तो फ्लोर नम में क्या रहेगा, ये लार्जेस्ट नंबर देगा, लेकिन वो लार्जेस्ट नंबर नम से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैथ्स डॉट फ्लोर 5.67 डाले तो 5 आएगा, मैथ डॉट फ्लोर 5.12 डाले तो 5 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लॉग फंक्शन समझते हैं। तो लॉग फंक्शन में अगर हम लॉग नम x डाल रहे हैं तो लॉग नम रिटर्न करेगा जिसकी बेस x होगी। जैसे कि हम log 200, 10 डालें तो log 200 का निकलेगा जिसकी बेस 10 रहेगी, तो इसका आंसर आएगा 2.30102 डॉट डॉट। अब इसके बाद अगर हम मैथ डॉट लॉग 100, 10 डालें तो 2 आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम log 10 समझते हैं फंक्शन। log 10 में क्या रहेगा, इसकी बेस जो रहेगी वो 10 रहेगी और log निकलेगा नम का, log 10 नम में। अब जैसे हम लिखते हैं मैथ डॉट log 10 200 तो ये रिटर्न करेगा 2.3010299। अब इसके बाद अगर हम मैथ डॉट log 1000 करें तो 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम पाव फंक्शन समझते हैं। तो पाव फंक्शन में क्या होगा, अगर हम पाव 4,5 डालें तो रिटर्न करेगा 4 रेज़ टू द पावर 5 जिसका आंसर आएगा 1024। अगर हम मैथ डॉट पाव 2,3 करें तो 2 की पावर 3 जो कि 8 होती है, ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम साइन फंक्शन समझते हैं, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन। साइन नम डालेंगे तो साइन निकलेगा नम का, उसी तरह कॉस नम डालेंगे तो कॉसाइन निकल जाएगा नम का, उसी तरह टेंजेंट निकल जाएगा नम का। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे मैथ डॉट साइन 90 डाले, अब ये 90 जो है वो रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। ठीक है, अब ये रिटर्न करेगा 0.89399 डॉट डॉट। अब इसके बाद अगर हम मैथ डॉट कॉस 0 डालें तो ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, ये भी रेडियन में ही है। अब मैथ डॉट टैन 45 डाले तो 1.61977 रिटर्न करेगा। अब इसके बाद अगर हम डिग्रीज़ x डालें तो ये जो एंगल x है ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेगा। अब इसको हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे हम मैथ डॉट डिग्रीज़ 0 डालें तो ये जो रेडियन में है ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैथ डॉट डिग्रीज़ 3.14 डालें, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 179.9088 रिटर्न कर देगा। अब इसके बाद हम रेडियंस फंक्शन समझ लेते हैं। तो रेडियन फंक्शन क्या करता है, ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता है। जैसे हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, मैथ डॉट रेडियंस 34 डालें तो डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट होगा तो आंसर आएगा 0.5934119। अब इसी तरह अगर हम दूसरा डालें मैथ डॉट रेडियंस 45 डालें तो 0.785398 इसी तरह आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम समझते हैं एफ मॉड। एफ मॉड का क्या मतलब होता है, ये मॉड्यूलस रिटर्न करेगा, डिवाइड करेगा x को y से। अगर हम एफ मॉड x, y लिखें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हम टाइप करें मैथ डॉट एफ मॉड 5,2 तो ये रिटर्न करेगा 1। इसका मतलब 5 को 2 से डिवाइड किया गया है और उसका रिमाइंडर रिटर्न हो गया है, इसका मतलब रिमाइंडर रिटर्निंग फंक्शन है ये। अब अगर हम 34,13 डाल दें मैथ डॉट एफ मॉड में तो 8 रिटर्न करेगा। अब 34 2 जा 26 होता है, 26 34 से माइनस करो तो 8 आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर रिटर्न करता है ये। अब इसके बाद हम GCD समझते हैं फंक्शन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र फंक्शन। अब इसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैथ डॉट GCD 12,4 डालें तो ये 12 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रिटर्न करेगा। अब जैसे मैथ डॉट GCD 273,72 डाल दें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या है, 3 है, वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह मैथ डॉट GCD 256,96 डालें तो 32 रिटर्न कर देगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब GCD जो है वो HCF रिटर्निंग फंक्शन है। अब इसके बाद हम फैक्टोरियल फंक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अब अगर हम मैथ डॉट फैक्टोरियल 3 डाल देते हैं तो 6 आ जाएगा, मैथ डॉट फैक्टोरियल 5 डाल देते हैं तो 120 आ जाएगा। अब फैक्टोरियल 3 क्या रिटर्न किया है, मैथ डॉट फैक्टोरियल 3 है तो रिटर्न किया है 3 × 2 × 1। इसी तरह मैथ डॉट फैक्टोरियल 5 रिटर्न किया है 5 × 4 × 3 × 2 × 1।
इसका मतलब कंक्लूजन निकला है फैक्टोरियल फंक्शन फैक्टोरियल सीधे रिटर्न करता है। फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद हम स्टेटमेंट समझेंगे। तो स्टेटमेंट सबसे पहले समझ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट्स वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट रिटर्न करता है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट समझेंगे। तो सबसे पहला है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट होता है जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं एक यूनिट की तरह, उन्हें हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। सिंपल स्टेटमेंट मतलब कोई एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट होता है, जैसे प्रिंट एफ। तो ये प्रिंट एफ जो है वो सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। अब इसके बाद हम एम्प्टी स्टेटमेंट देख लेते हैं। एम्प्टी स्टेटमेंट जो है वो सिंपलेस्ट स्टेटमेंट है, मतलब जो स्टेटमेंट कुछ नहीं करता वो एम्प्टी स्टेटमेंट है। अब एग्जांपल क्या है इसका, पास स्टेटमेंट। अब इसके बाद हम कंडीशनल और लूप समझ लेते हैं। कंडीशनल क्या है, कंडीशनल वो स्टेटमेंट सेट हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं कंडीशन के बेसिस पे। कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसके बाद हम लूप समझ लेते हैं। लूप वो स्टेटमेंट सेट है जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक। अब हम इफ़ कंडीशनल समझ लेते हैं। तो प्लेन इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। अब इफ़ स्टेटमेंट जो क्या करेगा, इफ़ स्टेटमेंट टेस्ट करेगा कोई कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कुछ एक्शन जो इफ़ स्टेटमेंट के इंडेंटेड बिलो रहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स आई तो वो कुछ नहीं करेगा। अब इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट टेस्ट करेगा कंडीशन सही है तो इफ़ के नीचे लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर रिटर्न आया फॉल्स तो फिर एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अब हम इफ़ एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो इफ़ एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट क्या करेगा, कंडीशन टेस्ट करेगा। अगर ट्रू आया तो इफ़ के नीचे जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर फॉल्स रिटर्न किया तो एलिफ एक पर्टिकुलर कंडीशन टेस्ट करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू रिटर्न की तो एलिफ के नीचे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो अगर दूसरा एलिफ लिखा है तो उसकी कंडीशन टेस्ट करेगा। अगर उसकी कंडीशन ट्रू हुई तो उसके नीचे लिखे गए हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर फॉल्स रिटर्न किया तो दूसरे एलिफ पे आ जाएंगे। इसी तरह चलता रहेगा लूप। तो अगर एल्स लगा लास्ट में तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं लगा एल्स तो फिर वो लूप एंड हो जाएगा अगर कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू है। ठीक है, अब इसके बाद नेस्टेड इफ़ समझ लेते हैं। तो नेस्टेड इफ़ मतलब इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इफ़ एलिफ और एल्स बॉडी रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम लूपिंग स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं दो तरह के, फॉर लूप, वाइल लूप। फॉर लूप इसलिए पाइथन में डिज़ाइन किया है क्योंकि हमको किसी भी सीक्वेंस के आइटम प्रोसेस करने होंगे तो फॉर लूप का हम इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि लिस्ट, स्ट्रिंग, इसी तरह सीक्वेंस एग्जीक्यूट होंगे इनके आइटम्स। अब जनरल फॉर्म क्या है फॉर लूप का, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। अब जो स्टेटमेंट रिपीट करना है वो लिख देंगे। अब इसके बाद हम वाइल लूप समझ लेते हैं। वाइल लूप क्या, कंडीशनल लूप है। अब यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जनरल फॉर्म ऑफ वाइल लूप समझ लेते हैं। तो वाइल लॉजिकल एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल देंगे, यहाँ पे कंडीशंस डाल देंगे जो टेस्ट होगी। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स टू रिपीट उसके बाद लिख देंगे। अब इसके बाद हम जंप स्टेटमेंट समझ लेते हैं। सबसे पहले जंप स्टेटमेंट समझने के लिए हम डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम समझ लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, लाइन बाय लाइन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, टेस्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अगर कुछ स्टेटमेंट स्किप हो रहे हैं तो उसे ही हम कहते हैं स्टेटमेंट जंप कर गया है वो। तो जंप स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट करता क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम लूप में लगा दिए तो लूप में ब्रेक स्टेटमेंट के बाद जो लूप में स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप कर देगा। ठीक है, और लूप भी एंड हो जाएगा। ठीक है, और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट के जो बाद जो स्टेटमेंट्स होते हैं लूप में वो स्किप कर देता है, लेकिन उसके बाद इटरेशन होता है, मतलब रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट होता है, लूप नहीं एंड होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में। अब इसके बाद हम नेस्टेड लूप समझ लेते हैं। नेस्टेड लूप क्या है, लूप के अंदर लूप। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, टेबल ऑपरेटर प्रेसिडेंट को, जो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस समझना होगा। ठीक है, इससे बहुत से सवाल आते हैं। अब सबसे पहले आता है ब्रैकेट,
फिर उसके बाद डबल स्टार जो कि पावर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब उसके बाद यूनिरी ऑपरेटर आ जाते हैं। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, डिवाइड और फ्लोर डिवीज़न, फिर रिमाइंडर, फिर प्लस, माइनस, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, फिर उसके बाद और ऑपरेटर, फिर लेस देन का साइन, फिर लेस देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये प्रेसिडेंस हमको याद करना होता है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट तक नहीं याद करना है, ठीक है। अब सबसे पहले पावर समझना है। पावर का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है और ब्रैकेट का तो सबसे ज़्यादा होता ही है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद जो है वो पावर का आता है और पावर के बाद आता है मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर फ्लोर डिवीज़न, फिर रिमाइंडर, फिर प्लस, माइनस। इतना है हमको समझना होता है। इसी से सारे सवाल लग जाते हैं। अब यहाँ तक सारी थ्योरी ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद सारे जो प्रोग्राम्स रहेंगे वो आगे की वीडियो में आपको मिल जाया करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।